जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलिका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं और आज की जो क्लास है यह भी संधि से संबंधित हमारी 5वीं क्लास रहेगी। यानी कि आज की क्लास से पहले हमने संधि से संबंधित 4 क्लासों में संधि का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। यानी कि आज से पहले हमने 4 क्लासों में संधि के 2 प्रमुख प्रकारों का यानी कि भेदों का अध्ययन किया है, जिसमें हमने स्वर संधि का और व्यंजन संधि का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। आज की इस क्लास में हम जो है संधि का तीसरा भेद यानी कि विसर्ग संधि का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें और साथ में क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी साथी जो है अपने अपने स्टडी ग्रुप में आज की क्लास का लिंक सेंड कर दें ताकि जो है हमारे साथ नए साथी जुड़ सके और इन वीडियो का लाभ उठा सके। प्यारे साथियों, जल्द ही हम हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य का विस्तृत रूप से भी अध्ययन शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं संधि का तीसरा भेद विसर्ग विसर्ग संधि। ओके जी, आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम विसर्ग संधि की परिभाषा को देखते हैं कि परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए सभी साथी। विसर्ग विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ओके जी, यानी कि इसमें जो है प्लस के पहले हमें विसर्ग देखने को मिलेगा और प्लस के बाद में जो है या तो हमें स्वर देखने को मिलेगा या फिर व्यंजन देखने को मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस संधि में जो है यानी कि विसर्ग संधि में जो है विसर्ग का मेल या तो स्वर से होगा या फिर व्यंजन से होगा, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। ओके जी, आगे देखिए। आगे यहाँ पर नोट करके लिखिए सभी साथी, लिखिए विसर्ग शब्द में विसर्ग शब्द में व्यंजन संधि होती है। ओके जी, यानी कि आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि विसर्ग शब्द में कौन सी संधि होती है, तो आपने बताना है कि विसर्ग शब्द में व्यंजन संधि होती है। यानी कि वि धन सर्ग का मेल जब होता है तो विसर्ग बनता है। ओके जी, कहने का भाव यह कि विसर्ग शब्द जो है वि धन सर्ग शब्दों को मिलाकर बना है। ओके जी, यहाँ तक। आगे देखिए सभी साथी, हेडिंग बनाइए। विसर्ग
संधि विसर्ग संधि के प्रमुख प्रमुख नियम। ओके जी, अब हम विसर्ग संधि के प्रमुख नियमों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम नियम देखेंगे। इसमें हम विसर्ग विसर्ग का ओ में परिवर्तन देखेंगे। यानी कि नियम नंबर 1 में हम विसर्ग का ओ में परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन करेंगे। तो लिखिए सभी साथी, यदि यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद में कोई स्वर या प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण या अंतस्थ या ह वर्ण हो तो अ या आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। ओके जी, यानी कि इस नियम में यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद में कोई स्वर या प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण या ह वर्ण हो तो अ या आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। यानी कि अ आ और विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है। जैसे देखिए, जैसे इस नियम में क्या होगा कि प्लस के एक तरफ हमें विसर्ग देखने को मिलेगा और विसर्ग से पहले हमें अ या आ देखने को मिलेगा, और प्लस के दूसरी तरफ जो है हमें या तो हमें स्वर या प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा या अंतस्थ या ह वर्ण देखने को मिलेगा। ओके जी, तो बदलाव जो है इसमें, इस नियम में बदलाव जो है इस प्रकार से होगा। यानी कि अ या आ और विसर्ग जो है बदल जाएगा ओ में, और प्लस के दूसरी तरफ जो भी वर्ण आया हो वह लगा रहेगा। ओके जी, इसको हम आगे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण है हमारे पास शब्द है मनः धन योग। अब ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले हमें स्वर दिखाई दे रहा है और विसर्ग के बाद में हमें य वर्ण दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए, अगर हम न वर्ण में से स्वर को बाहर निकालें तो अ स्वर बाहर निकल आएगा, और इसके बाद में क्या है, हमारे पास विसर्ग है। इसके बाद में यानी कि विसर्ग के बाद में य दिखाई दे रहा है। य में से अगर हम स्वर को बाहर निकालें तो पीछे ओग रह जाएगा। ओके जी, अब नियम के अनुसार विसर्ग से पहले हमें अ दिखाई दे रहा है
और विसर्ग के बाद में हमें य वर्ण दिखाई दे रहा है, यानी कि अंतस्थ वर्ण दिखाई दे रहा है। इसलिए नियम के अनुसार अ और विसर्ग जो है बदल जाएगा ओ में। क्लियर? इससे पहले जो भी लिखा होगा वह लिखा रहेगा और बाद में भी जो कुछ है वह लिखा रहेगा। ओके जी, आपस में इनको जोड़ना है, यानी कि संधि करनी है और शब्द को बनाना है। अब ध्यान दीजिए, यह ओ जो है इधर आएगा, इस न को पूरा भी करेगा और अपनी मात्रा भी देगा। क्या बनेगा? मनो। और इधर ये वाला ओ जो है इस य को पूरा करेगा और अपनी मात्रा देगा। ठीक है, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा मनोयोग। कर लोगे? आगे देखिए, एक और उदाहरण देखिए। शब्द है हमारे पास तपह, तपह धन वन। ओके जी, अब ध्यान दीजिए, अगर हम प वर्ण में से स्वर को बाहर निकालें तो अ स्वर बाहर निकलेगा और अ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद में हमें व दिखाई दे रहा है। नियम के अनुसार अगर हम देखें तो विसर्ग से पहले हमें अ दिखाई दे रहा है और विसर्ग के बाद में हमें व यानी कि अंतस्थ वर्ण दिखाई दे रहा है। इसलिए नियम के अनुसार अ और विसर्ग जो है बदल जाएगा ओ में और इसके बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ है वह वैसे का वैसा लिखा रहेगा, यानी कि बाकी सभी वैसे का वैसा लिख देना है और आपस में इनको जोड़ेंगे और संधि करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यह ओ इधर आएगा, इस प को पूरा भी करेगा और अपनी मात्रा भी दे देगा। तपो और पीछे वन। ओके जी, तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा तपो वन। कर लोगे? ओके जी, इस नियम के मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूं। आप सभी ने उन शब्दों से संधि बनाकर देखनी है। शब्द है हमारे पास मन है, धन, हर। अगली उदाहरण है हमारे पास अध, अध, धन, गति। अगली उदाहरण हमारे पास यश, यश, धन, धारा। अगली उदाहरण हमारे पास तपह, धन, भूमि। ओके जी, इन उदाहरणों से आपने संधि बनाकर देखनी है। आगे देखिए, इस नियम के कुछ अपवाद है, मैं आपको वह लिखा देता हूं, आपने उनको याद कर लेना है। यानी कि जो अब मैं आपको संधि लिखाऊंगा यह जो है इस नियम के अपवाद में गिने जाते हैं। लिखिए, अपवाद नंबर 1 पर है मन है, धन, अभी, अभिलाषी। इन दोनों शब्दों को मिलाकर जब हम संधि बनाएंगे तो शब्द बनेगा, पहले लिखेंगे मनो, फिर वर्तुल चिन्ह का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में भी लासी। ओके जी, इस प्रकार से शब्द बनेगा, मन है, धन, अभिलाषी, मनोभिलाषी। ओके जी, नंबर 2 पर देखिए, मन है, धन, अनुकूल। जब इन दोनों शब्दों में हम संधि करेंगे तो शब्द बनेगा मनो, फिर वर्तुल चिन्ह यानी कि अ का हमें वर्तुल चिन्ह में बदलना है और उसके बाद में नकुल। ओके जी, इस प्रकार से शब्द बनेगा मनुकुल। नंबर 3 पर देखिए, शब्द है हमारे पास यश, धन, अभिलाषी। दोनों को मिलाएंगे और शब्द बनेगा यशो, यशो, वर्तुल चिन्ह और भिलाषी। ओके जी, इस प्रकार से शब्द बनेगा यशोभिलाषी। कर लोगे? इन 3 संधि को आपने
विशेष रूप से याद करके रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर सभी साथी नोट करके लिखेंगे कि लिखेंगे पुनः पुनः और अंत है शब्दों शब्दों में विसर्ग का स्वर रहित र यानी कि आधा र हो जाता है। ओके जी, यानी कि कहने का भाव है कि प्लस से पहले हमें जो है पुनः और अंत है शब्द देखने को मिले तो विसर्ग जो है बदल जाएगा आधे र में, यानी कि स्वर रहित र में। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। शब्द है हमारे पास पुनः धन मुद्रण। ओके जी, दो शब्द है, प्लस से पहले पुनः और प्लस के बाद में मुद्रण शब्द है। प्लस से पहले हमें पुनः शब्द देखने को मिल रहा है, इसलिए विसर्ग जो है बदल जाएगा स्वर रहित र में, यानी कि आधे र में। आपस में इन दोनों शब्दों की अगर हम संधि करेंगे तो शब्द बनेगा पुनर्मुद्रण। ओके जी, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, शब्द है पुनः धन जन्म। प्लस से पहले हमें पुनः शब्द देखने को मिल रहा है, इसलिए आपस में मिलाने पर शब्द बनेगा पुनर्जन्म। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। आगे देखिए, एक और उदाहरण है हमारे पास। शब्द लेते हैं अंत है धन धान। ओके जी, प्लस से पहले हमें अंत है शब्द देखने को मिल रहा है, इसलिए विसर्ग जो है बदल जाएगा आधे र में। आपस में मिलाने पर शब्द बनेगा अंतर्धान। कर लोगे जी। एक और उदाहरण देखिए, शब्द है अंत है धन अग्नि। उसी प्रकार से प्लस से पहले हमें अंत है शब्द देखने को मिल रहा है, इसलिए विसर्ग जो है बदल जाएगा स्वर रहित र में। आपस में मिलाने पर शब्द बनेगा अंतर अग्नि। आशा करता हूं कि आप सभी को विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 नंबर नियम। इसमें हम विसर्ग 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 का स्वर रहित र यानी कि आधे र में परिवर्तन को देखेंगे। ओके जी, तो लिखिए सभी साथी, यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और विसर्ग के बाद में अ या उ या दीर्घ उ
या प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का स्वर रहित र यानी कि आधा र हो जाता है। ओके जी। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और विसर्ग के बाद में अ या उ या दीर्घ उ हो या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर अंतस्थ वर्ण में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का आधे र यानी कि स्वर रहित र हो जाता है। यानी कि विसर्ग जो है आधे र में बदल जाता है। आगे देखिए, जैसे यानी कि इस नियम में जो है प्लस के पहले जो है विसर्ग लगा होगा और विसर्ग से पहले आ स्वर न हो। ओके जी। प्लस के दूसरी तरफ हमें आ या उ या दीर्घ उ या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा या फिर अंतस्थ वर्ण दिखाई देगा। ओके जी। इस स्थिति में बदलाव जो है इस प्रकार से होगा, यानी कि विसर्ग का स्वर रहित र यानी कि आधा र हो जाता है। ओके जी। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, हमारे पास शब्द है धु धन उपयोग। ध्यान दीजिए, अब प्लस से पहले हमें विसर्ग दिखाई दे रहा है और विसर्ग से पहले हमें लघु उ दिखाई दे रहा है और विसर्ग के बाद में भी हमें लघु उ दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए इधर, अगर हम द में से स्वर को बाहर निकालें तो उ बाहर निकल आएगा। इसके बाद में विसर्ग है, फिर बाद में यानी कि दूसरे शब्द में से उ को बाहर निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा प्रयोग। यहाँ तक ओके है जी। अब नियम के अनुसार जो है विसर्ग बदल जाएगा आधे र में। ठीक है जी। बाकी जो है वैसा का वैसा लिखा रहेगा, वैसा का वैसे ही लिख दो। ओके जी। अब आपस में सभी को मिलाना है और संधि करनी है। यह उ इधर आएगा, इस द को पूरा करेगा, फिर उसके बाद में यह उ आएगा, इस र को पूरा करेगा और अपनी मात्रा देगा। पीछे प्रयोग वैसा का वैसा लग जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास शब्द बनेगा द्रुपयोग। कर लोगे? आगे देखिए, एक और उदाहरण हमारे पास, निहि धन आशा। ओके जी। अब ध्यान दीजिए, प्लस से पहले विसर्ग है, विसर्ग से पहले हमें ई दिखाई दे रहा है जो कि न वर्ण में से निकलेगा। ठीक है जी। इसी प्रकार से विसर्ग के बाद में हमें आ दिखाई दे रहा है। ओके जी, ये आ दिखाई दे रहा है, इसलिए नियम के अनुसार जो विसर्ग है वह बदल जाएगा आधे र में।
ठीक है जी। बाकी वैसे का वैसा लिखा रहेगा। पीछे आशा आपस में जोड़ देंगे सभी वर्णों को। अब ध्यान दीजिए, यह ई इधर आएगा, इस न को पूरा करेगा और अपनी मात्रा देगा। अब इधर इस र को पूरा करेगा, यह आ और अपनी मात्रा भी देगा। ठीक है जी। पीछे सा वैसा का वैसा लिखा रहेगा। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा निराशा। कर लोगे सभी साथी? ओके जी। इस नियम के मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूं, आप सभी ने संधि बनाकर देखनी है नियम नंबर 2 के अनुसार। शब्द है हमारे पास निहि, धन, बल। ओके जी। दूसरी उदाहरण हमारे पास आशी, आशी, धन, वाद। तीसरी उदाहरण हमारे पास बही, धन, मुख। चौथी उदाहरण हमारे पास निहि, धन, जन। और पांचवी उदाहरण हमारे पास धु, धन, बल। ओके जी। विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 के अनुसार आपने जो है इन शब्दों से संधि बनाकर देखनी है। कर लोगे सभी साथी? आशा करता हूं कि आप सभी को विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 3। 3 नंबर नियम का अध्ययन करेंगे। इस नियम में हम विसर्ग विसर्ग का स्वर रहित श में परिवर्तन देखेंगे। ओके जी। लिखिए सभी साथी, यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद में च या छ या श हो तो विसर्ग का स्वर रहित श हो जाता है। ओके जी। यानी कि इस नियम में जो है हमें प्लस से पहले विसर्ग दिखाई देगा और विसर्ग से पहले हमें अ कोमा आ स्वर नहीं होगा। ठीक है जी। और प्लस के बाद में हमें जो है च या छ या श वर्ण दिखाई देगा। ओके जी। इस स्थिति में जो है विसर्ग बदल जाएगा आधे श में। ओके जी। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण हमारे पास लिखिए सभी साथी, धु, धन, चरित्र। यह 2 शब्द हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, प्लस से पहले हमें विसर्ग दिखाई दे रहा है और विसर्ग से पहले हमें जो है अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर दिखाई दे रहा है, यानी कि लघु ऊ दिखाई दे रहा है। और विसर्ग के बाद में हमें च दिखाई दे रहा है। ओके जी। इसलिए विसर्ग जो है बदल जाएगा आधे श में, यानी कि
स्वर रहित स में। बाकी जो है वैसा का वैसा लिखा रहेगा। अब आपस में इन वर्णों को मिलाना है और संधि करनी है। यहाँ पर आगे धु है, आधा स, फिर चरित्र। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा दुष्चरित्र। ओके जी, एक और उदाहरण देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। शब्द हमारे पास निहि, निधन, चित। यह दो शब्द है हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले हमें जो है ई स्वर दिखाई दे रहा है और विसर्ग के बाद में हमें च वर्ण दिखाई दे रहा है। इसलिए नियम के अनुसार विसर्ग जो है बदल जाएगा आधे स में और बाकी जो कुछ है वैसा का वैसा लिखा रहेगा। ठीक है जी, आपस में जोड़ेंगे और शब्द बनाएंगे, यानी कि संधि को बनाएंगे और शब्द बनेगा निश्चित। ओके जी, शब्द बन गया निश्चित। इस नियम के मैं आपको कुछ अन्य उदाहरण देता हूँ, आपने जो है संधि बनाकर देखनी है। लिखिए, निहि धन च। एक और उदाहरण है, धु धन शासन। एक और उदाहरण हमारे पास, निहि धन चल। इन शब्दों से आपने विसर्ग संधि बनाकर देखनी है, यानी कि विसर्ग संधि का तीसरा नियम लगाकर आपने इन शब्दों से संधि को बनाना है। ओके जी, आशा करता हूं आप सभी को विसर्ग संधि का नियम नंबर 3 समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 4। नियम 4 नंबर नियम। इसमें हम विसर्ग का स्वर रहित श में परिवर्तन को देखेंगे। ओके जी, लिखिए सभी साथी, यदि विसर्ग के पहले अ कोमा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या ई या उ हो और विसर्ग के बाद में क कोमा ख कोमा ट कोमा ठ कोमा प कोमा फ वर्ण में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का स्वर रहित श हो जाता है। ओके जी, यदि विसर्ग के पहले अ कोमा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर यानी कि ई हो या उ हो और विसर्ग के बाद में क ख ट ठ प फ वर्ण में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का स्वर रहित यानी कि आधा श हो जाता है। ओके जी, आगे देखिए, यानी कि इसमें जो है हमें जैसे प्लस से पहले कोई विसर्ग दिखाई देगा,
ठीक है जी। विसर्ग से पहले हमें ई या ऊ दिखाई देगा, और प्लस के बाद में यानी कि विसर्ग के बाद में हमें क या ख या ट या ठ या प या फ वर्ण दिखाई देगा। तो इस स्थिति में जो है बदलाव बदलाव इस प्रकार से होगा, यानी कि विसर्ग विसर्ग का स्वर रहित स यानी कि आधा स हो जाता है। ओके जी। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, शब्द है हमारे पास निहि धन कपट। ओके जी। अब ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले हमें ई स्वर दिखाई दे रहा है और विसर्ग के बाद में हमें क वर्ण दिखाई दे रहा है। इसलिए नियम के अनुसार जो विसर्ग है वह बदल जाएगा स्वर रहित स में, यानी कि आधे स में, और जो कुछ भी लिखा है वह वैसा का वैसा लिखा रहेगा। आपस में जोड़ेंगे यानी कि संधि करेंगे तो शब्द बनेगा हमारे पास निश कपट। ओके जी, यह शब्द बन जाएगा। इस नियम के मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूँ। आपने जो है इस नियम के अनुसार शब्द बनाकर देखने हैं, यानी कि संधि बनानी है। शब्द है धनु धनु धन टंकार। अगली उदाहरण है पुह धन पक। अगली उदाहरण है निहि धन फल। एक और उदाहरण है निहि धन थूर। ओके जी। इन सभी उदाहरण से आपने नियम नंबर 4 के अनुसार विसर्ग संधि बनाकर देखनी है। कर लोगे सभी साथी? आशा करता हूँ आप सभी को जो है विसर्ग संधि का नियम नंबर 4 समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 5। 5 नंबर नियम। इसमें हम विसर्ग का स्वर रहित श में परिवर्तन को देखेंगे। ओके जी, लिखिए सभी साथी। यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में त या श वर्ण हो तो विसर्ग का स्वर रहित स यानी कि आधा स हो जाता है। ओके जी। इसमें हमें यानी कि इस नियम में हमें प्लस से पहले विसर्ग दिखाई देगा और विसर्ग से पहले कोई स्वर दिखाई देगा। विसर्ग के बाद में यानी कि प्लस के बाद में हमें या तो त वर्ण दिखाई देगा या फिर स वर्ण दिखाई देगा। तो इस नियम के अनुसार जो विसर्ग है वह बदल जाएगा, बदलाव यानी कि विसर्ग जो है बदल जाएगा आधे स में, यानी कि स्वर रहित स में। कर लोगे जी? ओके जी, यहाँ तक सभी को। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, शब्द है हमारे पास दुहु
धन साहस। ओके जी, अब ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले हमें उ स्वर दिखाई दे रहा है और विसर्ग के बाद में हमें स वर्ण दिखाई दे रहा है। इसलिए नियम के अनुसार जो विसर्ग है वह बदल जाएगा स्वर रहित स में, और बाकी जो है वैसा का वैसा लिखा रहेगा। ओके जी, आपस में जोड़ देंगे यानी कि संधि करेंगे तो शब्द बनेगा दुस्साहस। ठीक है जी, दुस्साहस शब्द बन जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, शब्द है हमारे पास निहि धन तल। अब ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले हमें ई स्वर दिखाई दे रहा है और विसर्ग के बाद में जो है हमें त वर्ण दिखाई दे रहा है। इसलिए नियम के अनुसार विसर्ग जो है बदल जाएगा आधे श में और बाकी जो है वैसा का वैसा लिखा रहेगा। ओके जी, आपस में जोड़ेंगे, शब्द बनाएंगे तो शब्द बनेगा निस्तल। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। इस नियम के मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, आपने जो है इस नियम के अनुसार संधि बनाकर देखनी है। उदाहरण है नमः धन ते। दूसरी उदाहरण है मनः धन ताप। तीसरी उदाहरण है निहि धन तार। चौथी उदाहरण है निहि धन तेज। पांचवी उदाहरण है निहि धन संताप। ओके जी, इन उदाहरण से आपने विसर्ग संधि बनाकर देखनी है। ओके जी, आगे देखते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 6 नंबर नियम। इस नियम में हम विसर्ग का लोप यानी कि गायब हो जाना का अध्ययन करेंगे। ओके जी, लिखिए सभी साथी, यदि यदि विसर्ग के पहले कोई भी लघु स्वर, यदि विसर्ग के पहले कोई भी लघु स्वर यानी कि अ या ई या उ हो और विसर्ग के बाद में र वर्ण हो तो विसर्ग लुप्त यानी कि गायब हो जाता है तथा उसके पहले आने वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। ओके जी, यानी कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी लघु स्वर यानी कि अ या ई या उ हो और विसर्ग के बाद में र वर्ण हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, यानी कि विसर्ग जो है गायब हो जाता है तथा उसके पहले आने वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। ओके जी, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, हमारे पास शब्द है निहि धन रव। ओके जी, अब ध्यान दीजिए,
विसर्ग के पहले हमें लघु ई दिखाई दे रहा है और विसर्ग के बाद में हमें र वर्ण दिखाई दे रहा है। इसलिए नियम के अनुसार विसर्ग जो है लुप्त हो जाएगा और जो ई है वह दीर्घ ई में बदल जाएगा, यानी कि जो लघु ई है वह दीर्घ ई में बदल जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, न में से अगर हम स्वर को बाहर निकालें तो ई स्वर बाहर निकलेगा और इसके बाद में जो विसर्ग है फिर बाद में रव है। ओके जी, नियम के अनुसार विसर्ग लुप्त हो जाएगा और जो लघु ई है वह बदल जाएगा दीर्घ ई में और आगे न वैसा का वैसा, पीछे रव वैसा का वैसा लिखा जाएगा। आपस में जोड़ेंगे और शब्द बन जाएगा नी रव। ओके जी, यह दीर्घ ई जो है न को आकर पूरा करेगा और अपनी मात्रा भी देगा। कर लोगे सभी साथी? इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए। शब्द हमारे पास निहि धन रोग। अब ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले लघु ई दिखाई दे रहा है और विसर्ग के बाद में जो है र दिखाई दे रहा है। इसलिए नियम के अनुसार जो है विसर्ग है लुप्त हो जाएगा और जो लघु ई है वह दीर्घ ई में बदल जाएगा। तो शब्द बनेगा नी रोग। कर लोगे सभी साथी? आगे देखिए, मैं आपको इस नियम के कुछ अन्य उदाहरण देता हूँ। आपने इस नियम के अनुसार संधि बनाकर देखनी है। जैसे उदाहरण है निहि निहि धन रज। दूसरी उदाहरण है धी धन रज। तीसरी उदाहरण है धू धन राज। ओके जी, इससे आपने संधि बनाकर देखनी है। आशा करता हूं कि आप सभी को नियम नंबर 6 समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर नियम। इसमें हम विसर्ग विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो और विसर्ग के बाद क या ख या ट या ठ या प या फ वर्ण हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि विसर्ग जो है वैसा का वैसा लगा रहता है। ओके जी, यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो और विसर्ग के बाद में क या ख या ट या ठ या प या फ वर्ण हो तो विसर्ग में कोई भी बदलाव नहीं होता है। जैसे देखिए, प्लस से पहले हमें विसर्ग दिखाई देगा और विसर्ग से पहले अ स्वर लगा होगा और विसर्ग के बाद में यानी कि प्लस के बाद में हमें क या ख या ट या ठ या प या फ दिखाई देगा। इस स्थिति में जो है कोई
कोई भी बदलाव नहीं होता है। ओके जी, उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास शब्द है प्रातः, धन, काल। ओके जी, अब ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले हमें त के अंदर अ स्वर दिखाई दे रहा है और विसर्ग के बाद में हमें क वर्ण दिखाई दे रहा है। इसलिए इस स्थिति में जो है कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो हमारे पास शब्द बनेगा प्रातः काल। ओके जी, एक और उदाहरण देखिए, हमारे पास शब्द है अंतः, अंतः धन, करण। अब ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले त वर्ण के अंदर हमें अ स्वर दिखाई दे रहा है और विसर्ग के बाद में यानी कि प्लस के बाद में हमें क वर्ण दिखाई दे रहा है। इसलिए इस स्थिति में जो है नियम के अनुसार कोई भी बदलाव नहीं होता है और शब्द बनेगा अंतः, अंतः करण। ओके जी, इस नियम के मैं आपको कुछ और उदाहरण लिखाता हूँ, आपने संधि बनाकर देखनी है। लिखिए, अध, अध धन, पतन। अगली उदाहरण है अंतः, धन, पुर। अगली उदाहरण है पय, धन, पान। अगली उदाहरण है मनः, धन, कामना। ओके जी, इन सभी से आपने नियम नंबर 7 के अनुसार जो है संधि बनाकर देखनी है। आशा करता हूँ आप सभी को नियम नंबर 7 समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, ये थे विसर्ग संधि के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और यहाँ पर ही हमारा जो टॉपिक था संधि का वह समाप्त हो जाता है। यानी कि आज हमारी संधि की क्लासें यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।